हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे एलपी साइकिल एलपी यानी कि सहायक लोको पायलट। भैया ये पेपर हो गया है अपना 2024 वाला जो चल रहा था अभी। ये पेपर हुआ था आपका 25 से 29 तारीख के बीच में। देखिए, ये 25 तारीख का जो पेपर हुआ था जिनका, उनका आंसर की आ चुका है और मेरा हुआ था 29 तारीख का, भी आया नहीं है। तो अपन जब आएगा वो देखेंगे। फिलहाल मेरे पास एक पेपर आ चुका है तो इसका सोल्यूशन मैं थोड़ा सा ला रहा हूँ। देखिए, ये आपका 4:30 से 5:30 बजे के बीच का पेपर वाला था, यानी थर्ड शिफ्ट का ये पेपर था। तो आइए चलिए देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन क्या हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पूरा पेपर नहीं सॉल्व कराने वाला, ठीक है। फुल सॉल्यूशन मैं बिल्कुल नहीं लाऊंगा, क्योंकि इसमें देखिए तरीका ये होता है भाई कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आसान होते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, बहुत आसान है, एक लाइन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं तुरंत दूंगा, ठीक। मतलब मैं एज अ पेपर कैसे होगा उस हिसाब से समझा रहा हूँ। मैं पेपर कैसे देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन मैं तुरंत हल करूँगा। अगर मुझे आ रहा है तो आंसर लगाऊंगा, आगे बढ़ूँगा। और साथ ही साथ मैं दूसरा क्वेश्चन देखूंगा। दूसरा क्वेश्चन पे जब मैं आया तो मुझे इतना लंबा सा क्वेश्चन ये दिखाई दिया। अब गलती ये हुई है यहाँ पे भाई से कि भाई ने आंसर दिया है, यहाँ पे भाई ने आंसर दिया है। भाई ने गलत आंसर दिया है, ये गलत नहीं है। भाई ने आंसर दिया, यही गलत है। क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्वेश्चन है बैठक व्यवस्था का, एक रीजनिंग का, और ये एक लंबा क्वेश्चन है। और अगर आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, फिर दूसरे क्वेश्चन में आप इसे हल करने लग रहे हैं जो कि कम से कम आप 5 मिनट लेगा, तो ये गलत बात है। इसे हल नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन पे चलना चाहिए। थर्ड भी नहीं आ रहा तो फोर्थ पे चलना चाहिए। फोर्थ नहीं आया तो फिफ्थ पे चलना चाहिए। वो नहीं आया तो 10वें क्वेश्चन पे पहुंच जाना चाहिए। मतलब लाइन से चलते चले जाना चाहिए। पर कभी भी इस क्वेश्चन में, जो कि एक लंबा क्वेश्चन है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक। तो ये जो पेपर मैं बना रहा हूँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो सॉल्व करा रहा हूँ, इसमें भी मैं ध्यान दूंगा कि इन सारे क्वेश्चन को मैं अलग अलग एक वीडियो में, छोटे छोटे वीडियोस में लाता रहूँगा। बाकी जो क्वेश्चन है इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन जो आसान क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है कि 5 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग से गतिमान 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होता है? सूत्र आपको याद होगा कि हाफ mv² होता है। क्या होता है? हाफ mv² होता है। ये होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। 1/2 लगा दिया। m का मान क्या है? 2 किलोग्राम द्रव्यमान है, 2 लगा दिया, गुणते अपना v²। v क्या है? 5 मीटर पर सेकंड है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। 2 से 2 कट गया। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। कितना होता है? 25 जूल। क्या होता है? 25 जूल। आ गया फॉर्मूला? समझ में आया? आंसर समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरा क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो इसे मैं हल करूंगा कि नहीं? बिल्कुल नहीं, इसे इग्नोर करेंगे और अगले क्वेश्चन पे हम पहुंच चलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या कहा गया कि एक बंद परिपथ में 100 कूलाम का आवेश 50 सेकेंड की अवधि में प्रवाहित होता है। परिपथ में प्रवाहित की गई धारा क्या है? धारा हमसे पूछ रहा है। देखो भाई, Q बराबर क्या होता है? IT होता है। Q बराबर क्या होता है? IT होता है। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। क्या है Q? 100 कूलाम Q है। T क्या है? 50 सेकेंड। 50 से भाग करेंगे कितना मिल जाएगा? 2। I का मान क्या मिल गया? 2 मिल गया। 2 के साथ क्या लगता है? एम्पियर लग सकता है। एम्पियर लगेगा। क्यों? क्योंकि धारा है। तो तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पे आ गए, जो कि अपना है कथन निष्कर्ष का। कथन निष्कर्ष में कथन निष्कर्ष देखते हैं। आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। इसमें कहा गया है कि कुछ माइक्रोफोन स्पीकर हैं। कुछ वाले सिस्टम में क्या चलता है? ये से ऐसे कुछ वाला चलता है। ये कुछ वाला हो गया। अब ये माइक्रोफोन है, हम इसको माइक लिख देते हैं और इसको लिख देते हैं स्पीकर लिख देते हैं। चलो, स्पीकर ही लिख दिया हमने। अब दूसरा क्या कह रहा है कि कोई स्पीकर पियानो नहीं है। जो भी स्पीकर है वो पियानो नहीं है। स्पीकर पियानो से अलग हो गया। ये हो गया आपका पियानो। ये हो गया पियानो। ओके, अब देखो, पियानो के बारे में इन्होंने ये कहा कि वो स्पीकर नहीं है, पर माइक होने के पर पियानो के यहाँ होने के लिए मनाही नहीं की गई है कि वो माइक से संबंध रख भी सकता है। ऐसा वाला मामला है, तो ये वाला भी हो सकता है। अगर इनके संबंध में कोई क्वेश्चन आता है तो अपन उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल लेकिन निष्कर्ष है कि कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है। जो माइक्रोफोन है वो पियानो नहीं है। अब आपको लगता है कि माइक्रोफोन पियानो नहीं है, इसमें तो लग रहा है सही है, पर मैंने आपको अभी बताया कि पियानो और माइक्रोफोन के बारे में इन्होंने ये संबंध बिल्कुल भी नहीं कहा था कि वो पियानो और माइक एक दूसरे से संबंध बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं है। अगर इस चीज़ का ये विरोध कर रहे हैं तो हम कहेंगे भैया कि भाई आप क्या है, ये गलत कर रहे हो। ये इसके बारे में हमको ऊपर संबंध नहीं दिया गया था। वो हो भी सकता है तो, और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारा जो भी इसके बारे में संबंध बनाने का प्रयास किया जाता है वो संबंध नहीं होकर के गैर संबंध, नाजायज़ संबंध हो जाता है। और जो नाजायज़ संबंध होते हैं हम उसको मान्यता नहीं देते हैं, ठीक। तो ये अपना गलत हो गया। कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है।
जो कुछ स्पीकर है वो माइक्रोफोन है, हाँ बिल्कुल। देखिए कुछ माइक्रोफोन स्पीकर हैं तो कुछ स्पीकर माइक्रोफोन हो सकते हैं, केवल दूसरा निष्कर्ष एकदम सही वाला मामला रहेगा। तो दूसरा वाला एकदम सही वाला देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल 2 वाला निष्कर्ष अनुसरण करता है, ये अपना सही जवाब भी है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक गणित का क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। देखो साधारण ब्याज के रहते हैं तो एक बार को मैं कोशिश करता हूँ, और चक्रवृद्धि ब्याज के रहते हैं तो मैं सोचता हूँ यार करूँ कि ना करूँ, एक बार सोचता हूँ फिर मन लगाता हूँ करता हूँ, नहीं मन रहता तो सेकंड टाइम इसको देखा जाएगा, नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा वाला बात करके। देखो समय बचाना ज़रूरी होता है यार, एग्जाम में समय बचाना ज़रूरी होता है, अगर समय नहीं बचाओगे तो समय आपको भी नहीं बचाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अरुणा ने जयश्री से 9,000 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण ली, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल धनराशि क्या है, यानी कि आपको मिश्र धन निकालना है, 2 साल बाद वाला निकालना है। 9,000 रुपये आपका मूलधन है, 9,000 रुपये आपका मूलधन है। 1 + r है 10% बटे 100 घाते 2, 1 0 कट जाएगा, 1/10 है, 10 कम 10 है 11, ऊपर मिल जाएगा 11, नीचे मिल जाएगा 10, घाते 2 है तो 2 बार लिख दो भैया, सोचना क्या है 2 बार लिख दो, अपना 9,000 तो रहेगा ही रहेगा। 2 0 ऐसे काट दो, 11 ग्राम में 121 होता है, और ये 0 से गुणा करोगे 0, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 1 9 1 10, इतना मिल जाएगा 10,890, 10,890 तीसरा वाला विकल्प अपना सही जवाब हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत मुश्किल है भाई, देखो बहुत मुश्किल है, कुछ लोग इसका शॉर्टकट तरीका भी अपनाते हैं, लेकिन अपने लिए तो मुश्किल है तो अपन मुश्किल तरीके से ही करने वाले हैं। देखते हैं, कह रहे हैं कि अर्पिता 9 संतरे 8 केले 276 रुपये में खरीदती है। एक संतरे का दाम 10% कम हो जाता है तो 1 केले का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरे और 10 किलो का मूल्य इतना रुपये हो जाता है, तो 3 संतरे और 4 किलो का आरंभिक मूल्य कितना था ये आपको बताना है। कैसे करेंगे, देखो 9 संतरे 8 केले, तो 9 संतरे मतलब x हो गया, 8 केले यानी 8y बराबर हमने 276 कर दिया। अब क्या है 10% कम हो जा रहा है किसका दाम, संतरे मतलब x का दाम 10% कम हो जा रहा है, तो कितने संतरे हैं, देखो 5 संतरे का दाम x था। अगर 10% कम करते हैं, 10% कम करने का मतलब क्या होता है, 10% कम करने का मतलब होता है 90%, क्या होता है 90% होता है, प्लस 10 केले हैं तो 10 केले अंत y बराबर 210 हो रहा है। करना क्या है, 1 0 से काट देना है, 5 से काट देना है, 2 मिल जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे क्या है 9x है बटे 2 है, 2 से इन दोनों में गुणा हो जाएगा, यही तरीका होता है करने का। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे 9x मिलेगा, प्लस 2 से गुणा कराएंगे 20y बराबर 2 से इसमें गुणा कराएंगे 420। अब करना है घटाना, देखिए 9x में 9x घटाओगे घट जाएगा, 20y में 8y घटाओगे तो 12y बचेगा, इसमें से इसको घटा दो, हासिल 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा है 1, हासिल 11, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ बचा है 3, 3 में से 2 गया 1, 12 12 में 144 होता है, यानी y की वैल्यू क्या मिल गई 12। y क्या है हमारा, y हमने माना था यहाँ पे केले को। अब हम केले का निकाल चुके हैं, हमें निकालना है संतरे का, तो 12y की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 12 8 96, 12 8 96 घटा लो भाई, यहाँ प्लस था इधर जाके माइनस, 6 में से 6 गया 0, 17 में से 9 गए 8, और 1 बचेगा 1, ये 9x बराबर 180 दिखाई दे रहा है, 9 से काट दो 9 दूनी 18, यानी कि 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। संतरे का दाम 20 रुपये, केले का दाम 12 रुपये। अब कुछ लोग इसको आसानी से भी निकाल लेते हैं, कुछ बहुत आसानी से, और भी तरीके हैं हल करने के, पर अपन गरीब आदमी गरीब तरीके से लगाते हैं, और इसी वजह से ही देखो मेरा क्या है कि मैं थोड़ा सा लंबा तरीका लगाता हूँ, समय बचाने की कोशिश करता हूँ, आलसी बनने का प्रयास करता हूँ, चीज़ें प्रैक्टिस करता हूँ कि थोड़ी हो जाएं। और कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, देखो हमने सुना है कि एसएससी वाले जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं बनते हैं, वो काफ़ी तेज़ लगाते हैं, बहुत तेज़ लगाते हैं, उनके पास शॉर्टकट का भरमार होता है, इसीलिए रेलवे की नौकरी एसएससी वाले बंदे निकाल ले जाते हैं। क्यों निकाल ले जाते हैं, उसका मेन कारण है कि बहुत गहराई से पढ़ाई करना, उनके पास समय कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज़्यादा दिमाग को ट्रेन करना होता है। मुझे तो 12 का पहाड़ भी याद नहीं है ढंग से, तो ये ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग होती है बहुत अच्छे से करना, बहुत ज़्यादा बेहतर, लगातार प्रैक्टिस करना, जी जान लगाना, ये नहीं कि फ्री फायर खेलते रहना। मैं खेलता हूँ, ऐसे में ज़िंदगी ढंग से नहीं चलेगी। मैं अगर ढंग से वीडियो भी बना रहा होता तो और बेहतर स्थिति में होता, और मैं ढंग से वीडियो भी नहीं बना पाता, तो मैं अपनी स्थितियाँ बता रहा हूँ। खैर अब आपको उत्तर देना है, तो 3 संतरे हैं, x की वैल्यू हमने 20 निकाली, 20 तिहाई 60 रुपये आपके संतरे के हो गए, और 4 केले 12 दूनी 24 दूना 48, 12 चौक 48 रुपये अपने केले के हो गए, जोड़ दीजिए 8 मिल गए 10 मिल गए, 108 रुपये मिल गए हैं। अब चूँकि इतना लंबा हो गया भाई, देखो क्या है कि क्वेश्चन होते ही हैं लंबे, मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, क्वेश्चन होते हैं आसान। देखो मैंने बहुत ज़्यादा ही लंबा समझाया है, लोग इससे कम लिखते हैं,
कम समझाते हैं, कुछ चीज़ों को मिटा देते हैं, जिससे क्या होता है चीज़ें आसान लगती हैं, छोटी लगती हैं, क्योंकि वो दिमाग में ज़्यादा हल करते हैं, दिमाग पे ज़्यादा जोर डालते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। यही सारी चीज़ें हैं जो आपको बेहतर बनाएंगी। एक क्वेश्चन ये डीएनए वाला आया था, क्या था कि किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्न में से किससे प्रभावित होता है? केवल मातृक डीएनए यानी कि माँ के डीएनए से, केवल पैतृक यानी पिता के डीएनए से, और तीसरा है मातृक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए से अधिक, मातृक एवं पितृक दोनों डीएनए समान रूप से। यहाँ पे समान और अधिक का मामला बैठता है। देखो माता पिता के दोनों से मिलने से ही तो संतान का डीएनए बनता है, लेकिन कौन ज़्यादा प्रभावित करता है? तो ये कहा गया है तीसरा वाला विकल्प, मातृक डीएनए की तुलना में जो पितृक डीएनए है यानी पिता का डीएनए है वो अधिक प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों का योगफल 40 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की क्या है? देखो इसको करने का तरीका तो है कि मुश्किल वाला भी है, पर मैं आपको आसान वाला तरीका बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आसान वाला तरीका भी याद आ रहा है। देखो जो ये योगफल है, चूँकि यहाँ पे देखो भाई 2 वर्ष के अंतराल पे है, ये लगातार हो रहा है, अंतर समान है, याद रखना अंतर समान होना चाहिए, लगातार है, अंतर समान है। तब क्या होगा कि अगर ये 40 इनका योगफल है, 40 योगफल है, तो उसमें अगर 5 लोग हैं, 5 से भाग करोगे, 5 अट्ठे 40, तो ये जो 8 मिलेगा ना, ये होगा सबसे बीच वाले की आयु। याद रखिएगा अंतर लगातार होना चाहिए, समान होना चाहिए, समांतर श्रेणी होना चाहिए, तब जाकर उनकी संख्या में अगर हम 40 से योगफल में भाग करेंगे तो जो मिलेगा वो बीच वाले का मिलेगा, यानी 8 क्या है बीच वाले का हो गया। अब 2-2 साल के अंतर पे तो इससे बड़ा वाला एक 10 का होगा और इससे बड़ा होगा 12 वाले का, 8 से छोटा वाला 6 का होगा और उससे छोटा वाला 4 का होगा। ये 5 बच्चे हो जाएंगे, 2-2 साल की उम्र के अंतर के हैं, और इन सभी का योगफल कितना हो गया? 40 हो गया। तो सबसे बड़े बच्चे की आप पूछ रहे हैं तो कितना हो गया? 12 हो गया। ये 12 आपका सही जवाब हो गया। तरीका समझ में आई बात? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है कि वो खतरनाक प्रश्न है। खतरनाक प्रश्न इसलिए कि जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा भाई एकदम सिंपल क्वेश्चन है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको लगेगा भाई ये क्या ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। मतलब ये क्या है ना कि ये आपके क्या कोर सब्जेक्ट कुछ होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मतलब 10-20 लोग हैं, 10-20 लोगों का समूह है, आप एक अलग व्यक्ति हो जो इस क्वेश्चन को जानते हैं, बाकी सबने इसको कभी देखा भी नहीं है, और उसके बाद आपको लगता है चलो ये क्वेश्चन है ही क्यों, मतलब इतना आसान क्वेश्चन क्यों होता है, और बाकी सबको लगता है यार ये क्या है। तो मतलब क्या है क्यों है वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? अब अयस्क क्या होते हैं? जो आपकी धातुएं होती हैं, धातु मतलब आपकी लोहा, सोना, चांदी और एल्युमिनियम, दुनिया भर की जो चीज़ें होती हैं वो जब खोद के निकाली जाती हैं तो किस रूप में रहती हैं? वो अयस्क के रूप में होती हैं। अयस्क का मतलब क्या है? वो शुद्ध रूप में नहीं होती है। क्या होती है? वो शुद्ध रूप में नहीं होती है, उसमें कुछ गंदगी चिपकी होती है। अब गंदगी क्या है? अलग अलग वैरायटी की होती है। सबसे जो बेसिक गंदगी होती है वो होती है मिट्टी और रेत की। रेत या मिट्टी जो सबसे ज़्यादा उसमें मात्रा में ऊपर से दिखाई जाती है, जो धुल के निकाली जाती है। अयस्कों को तोड़ करके छोटा टुकड़ा बनाया जाता है, और उसमें जो मिट्टी और रेत जो होती है ये प्रकार के क्या होती है? अशुद्धि चिपकी रहती है। इस अशुद्धि को नाम क्या दिया जाता है? तो इसको नाम दिया जाता है गैंग। हमारे स्कूल में कक्षा 8वीं में ही थे तभी ये क्वेश्चन आ गया था, और हमारे टीचर ने समझाते हुए कहा था जैसे कि एक गुंडा होता है ना, एक गुंडा थोड़ा सा पैसे वाला क्या रहता है, उसके आसपास लोग आके चिपक जाते हैं, ढेर सारे लोग। ये सब किसी काम के नहीं है, पर ये सब क्या कुल मिला के अशुद्धि है। ये समाज के लिए ये अशुद्धि है, और ये क्या है? गुंडों का एक समूह क्या कहलाता है? गैंग कहलाता है। तो वही गैंग है ये, ठीक है। ऐसा करके हमको समझाया था, इस वजह से ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा क्या है, दिल के करीब है। ये आसान तो बहुत, मतलब हमने कक्षा 8वीं में पढ़ रखा था और अभी तक ये काम आ रहा है। एलपी का पेपर भाई 8वीं का पेपर पढ़ाई हमने 2008 में की थी, 2024 में हम इस पेपर को दे रहे हैं और हमको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो देने के बाद थोड़ा सा अच्छा फील होता है। तो ये उस प्रकार का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फार्मूला बेस्ड मैथ का क्वेश्चन है कि भैया इसका जो विस्तार मतलब क्या पूर्ण रूप है, किस व्यंजक का ये पूर्ण रूप है? अब समझते हैं। समझने का क्या है कि इसमें सभी जो हैं एक जैसे हैं। आप देखोगे A3B और C वही सेम टू सेम हर जगह है, घात 2 भी हर जगह है। अंतर क्या है? प्लस और माइनस में है। अब ये प्लस माइनस का निर्धारण कहाँ से करना है? हमें यहाँ से करना है। यहाँ से कहाँ से करना है? यहाँ से ये करना है कि देखो भैया यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एक अक्षर है जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? AB है, और यहाँ पे माइनस है वो एक अक्षर क्या है? वो AC है। दोनों में कॉमन क्या है? A, यानी कि A जहाँ पे भी होगा वो होगा माइनस वाला चिन्ह। A जहाँ पे भी होगा वो माइनस वाला। अब देखो A कहीं पे भी आगे वाले A के आगे माइनस तो लगा नहीं है, मतलब हमारा जो विचार था वो एक प्रकार से गलत हो गया। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये गलत ही हो। ये जो विचार मैंने बताया है ये आपको सही भी करता है। ये पहला चेकिंग होती है। दूसरी चेकिंग कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं कि जब ये गलत हो गया तो अपना जैसे कि यहाँ पे देख लो,
जैसे इन लोगों का गुणा ए प्लस में है बी माइनस में है, ए और बी जब को गुणा करेंगे तो क्या हमको देखो प्लस में माइनस, प्लस माइनस को गुणा माइनस, क्या आगे माइनस है, बिल्कुल है। फिर बी सी का गुणा देख लो, यहाँ पे बी सी है ना, बी भी माइनस में सी भी माइनस में, बी भी माइनस में, थोड़ा जूम कर लेते हैं, लो जूम कर लेते हैं, अब समझो। देखो ए प्लस में है बी माइनस में है, ए प्लस में बी माइनस में, ए बी का गुणा यानी प्लस माइनस का गुणा माइनस, क्या यहाँ पे माइनस है, सही है, ओके। दूसरा बी और सी दोनों लोग हैं माइनस में, माइनस माइनस का गुणा प्लस में, क्या बी सी जहाँ पे है वहाँ पे प्लस है, बिल्कुल है। अब सी और ए का गुणा, सी माइनस में ए प्लस में, तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, सही है। और सी ए सी यहाँ पे है माइनस में, सही है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। इस वजह से पहला विकल्प अपना सही हो जाता है। हमको ऐसे ही चेक करना है, ऐसे ही हमें चेक करना है। अब आपको क्या सर ये वाला चेक नहीं, ये नहीं हो पाएगा, लेकिन इसमें देखो ये अपना 2c लिखा है, 2c लिखा है, ये 2c का जो वर्क करेंगे 2 दूनी 4c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमको 4c नहीं दिखाई दे रहा है, अगर होता तो ये भी अपना हो सकता था सही, ठीक है, ये हो गया मामला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो समझदार लोग जो होते हैं, इसको जो पढ़ चुके हैं, जो इसकी किताबी कीड़े हो चुके हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, वो जल्दी से अच्छे से कैच कर लेते हैं। आपको मैं उस तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको मान लीजिए नहीं आ रहा है तो भी आ जाइए, तो ये ऐसे आ सकता है। तो हैं अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन जो है रीजनिंग का क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन रेलवे ने कुछ ज़्यादा ही खास इस प्रकार प्रश्न में कुछ ज़्यादा ही बकवास कर दी उन्होंने। क्या है बकवास कर दी, देखो भाई, बात है प्रश्न इतना छुटकू सा, प्रश्न इतना छुटकू सा, और ध्यान दें, इतना ध्यान दें भाई। अब क्या ध्यान दें इंसान भाई, क्या क्या करना क्या चाहते हो, हाँ भाई कसम से कह रहा हूँ, पेपर में आया था 3 से 4 इसी प्रकार के क्वेश्चन थे, मैंने हर क्वेश्चन छोड़ दिया क्योंकि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि मैं इन चीज़ों पे अगर ध्यान देने लगूँगा तो मैं चला जाऊँगा भाड़ में, ठीक है, दुनिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में, साधु संत बनने वाले हालात हो जाएंगे। पर इसे ध्यान देना चाहिए था, ठीक है। तो खैर, तो बात इतनी सी है कि ऊपर वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो भाड़ में जाए, किसी काम का नहीं है, बस यही ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, जूम करने पर ध्यान देने वाली बात है कि x अनुपात 529 समानुपात x अनुपात y। अब ये क्या है भाई, यही वाला सेम ऐसा क्वेश्चन आया था, मतलब यही सेम क्वेश्चन तो मेरे पेपर में था ना, ये दूसरे का पेपर में उठा रहा हूँ। अब ये क्या करूँ मैं यार, हाँ क्या करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा था। मतलब दिमाग का दही करना कोई इनसे सीखे, तो सीखने वाला मामला था। अब देखो भाई, अब तो मुझे ये पता है कि ये पहला उत्तर सही है, इस वजह से मैंने उत्तर लगा लिया। अब सोच लो कि एग्ज़ाम में आप बैठो, प्रेशर हाई प्रेशर में कुकर में पक रहे हो, साल सभी ऑप्शन है, उसके बाद तुक्का लगाना है, तो नहीं हो पाता भाई। देखो इसमें क्या है कि ये जो अपना 529 है किसी का वर्ग है, किसका वर्ग है, फलाने का वर्ग। फलाने कौन है, 23 यानी 23 है, फलाने कौन है, 23 है, 23 का वर्ग है 529। अब यहाँ पे तो कहीं 23 दिखाई नहीं रहा, दिमाग का हो गया खिचड़ी, दिमाग का हो गया खिचड़ी। अच्छा ये 23 का वर्ग कहाँ से याद रहेगा तो आसानी से आएगा, नहीं याद रहेगा तो वर्गमूल निकालो, और वर्गमूल निकालने के चक्कर में पता चला तुम तो नप गए, तुम्हारा पूरा टाइम इसी में बर्बाद हो गया। इस वजह से समझदार लोग अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो कितना भी आसान क्वेश्चन क्यों ना हो, समझदार लोग यही करते हैं। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको इत्मीनान से बता रहा हूँ, तो इत्मीनान से करिए। आइए देखते हैं कि ये 23 का वर्ग है। अब 23 में से 5 घटाने पर मिलता है कितना, 18, यानी यहाँ पे x की जगह पे 18 था, 18 में हमने 5 जोड़ा 23 मिला, 23 का वर्ग ये फलाने 529 है। ऐसे ही ये 21 है, यहाँ पे लिखा है 21, 21 में हम 5 जोड़ेंगे तो फलाने क्या मिल जाएंगे, 26 मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे, 26। 26 का वर्ग क्या होता है, 676 होता है, वो भी अगर वर्क करना आता है तब मिलता है, नहीं तो याद करोगे तब मिलता है। अब इतना दिमाग बताओ, मैं ये 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो क्या मेरा दिमाग यहाँ तक चल पाएगा, तो मैं कहूँगा भैया मेरा दिमाग इतना तेज़ तो नहीं चल पाएगा। ये अभी क्यों चल गया, क्योंकि मैंने उत्तर देखा तो सटीकता बैठाई। अब बिना उत्तर देखे मैं बैठा पाऊँ, मेरा दिमाग इतना तेज़ तो भाई कभी नहीं था, और आगे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं, प्रैक्टिस करने से शायद हो पाएगा, तो आप भी प्रैक्टिस करते रहें जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आइए चलिए अब और थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। ध्यान देने वाली बात ये आ जाती है प्रश्न में, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि तालिका में एक क्रिकेट मैच के लिए शुक्रवार और शनिवार को कैश और ऑनलाइन माध्यम से बेची गई टिकटों की संख्या को दर्शाया गया है। दिन देख लो, ये शुक्रवार शनिवार, ये शुक्रवार में कैश में इतना है और ऑनलाइन इतना है, शनिवार को कैश में इतना है, ऑनलाइन इतना है। तो प्रश्न है कि शुक्रवार को कैश और ऑनलाइन मिलाकर कुल कितने टिकट बेचे गए। मतलब कि इतना बड़ा सा हमने दिया आपको पहाड़, और हम कह रहे हैं इतना बड़ा सा दिया हमने आपको पहाड़, उसके बाद कह रहे हैं कि यहाँ पे एक घास है उसे उखाड़ लो। ये पहाड़ किस लिए है, कुछ नहीं भाई, बस ऐसे ही दे दिया, अपने पास पहाड़ था तो दे दिया भाई। समझ रहे हो ना, समझ रहे बात को, यही है बात।
तो यही है ये प्रश्न। तो शुक्रवार के दिन कैश में 725 और ऑनलाइन हो गए 525, 25 जोड़ करके 50 हो गए, 7 5 12, 1250 टोटल टिकट बिके हैं। बस ये जोड़ के बता देना है। तो क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? नहीं। क्या आप इसे पढ़कर उत्तर दे पाते? बिल्कुल दे पाते। क्या ये तुरंत हल हो जाने वाला प्रश्न है? बिल्कुल हो जाने वाला प्रश्न है। तो क्या ये छोटा प्रश्न है? नहीं। तो ये इतना लंबा क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन देख के मैं तो डर जाता, और डर जाता तो मैं छोड़ के आगे भाग जाता। खैर, प्रश्न तो प्रश्न होता है, उत्तर तो उत्तर ही होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, क्यू और एस का योगफल इतना दिया गया है, पी और आर का अनुपात दिया गया है, आर का माप ज्ञात कीजिए। देखो बात यह है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल होता है 360 डिग्री। दो लोगों को योगफल 150 दिया है, तो 150 अगर आप घटा देते हैं तो 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, 210 डिग्री मिल जाता है। जो बाकी दो लोगों का योगफल होगा, यहाँ पे क्यू और एस दिया गया है, यहाँ पे पी और आर के बारे में अनुपात दिया गया है। अब देखो पी का अनुपात है 4, आर का अनुपात है 3, 4 3 जोड़कर 7, 7 बराबर 210 दिखा रहा है, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 यानी कि 1 बराबर कितना मिल गया 30। अब आपसे पूछ रहे हैं आर की वैल्यू, आर यानी बाद वाला कितना है 3, बाद वाला आर वाला कितना है 3, आर वाला कितना है 3, 3 का गुणा 30 में करा दो, 30 3 या 90 डिग्री, 90 डिग्री आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है? आसान है। क्या है? आसान है, बहुत आसान है वाला, आसान है। तो यही आसान है। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद करते हैं कुछ बेहतर काम, यानी कि वीडियो को बंद, ताकि अगली वीडियो बनाने की शुरुआत की जा सके। ठीक है, एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे, मैं बारी बारी से करता रहूँगा। कि एक व्यक्ति ने जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने दिए गए का महीनों का औसत 8,000 रुपये कमा रहा है। फरवरी मार्च अप्रैल मई के महीनों का औसत 8,500 कमा रहा है। मई के महीने में 6,500 कमा रहा है, तो जनवरी के महीने में वेतन ज्ञात कीजिए। देखो जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का औसत है 8,000। ठीक है, ये 4 महीने टोटल है, तो 8 चौके 32,000 रुपये हो गया आपका, 32,000 रुपये कमाई हो गए 4 महीनों की। चलो अच्छी बात है। और फरवरी मार्च अप्रैल और फिर मई का है 8,500, ये 4 महीने हैं, तो 2 0 पीछे लग जाएगा, 4 पंचे 20 हासिल लगे, तो 4 8 32 2 34, हाँ 34। ये हो गया कितने महीनों का अपना? ये हो गया आपका 4 महीनों का। अब इसमें अगर हम मई वाला क्या है, मई वाला महीने का जो है 6,500 घटाते हैं, क्या घटाते हैं? 6,500 घटा देते हैं। मई वाला ये वाला हिस्सा घटा रहे हैं, तो ये 2 0 ऐसे लग जाएगा। 10 में से 5 घटे 5 हासिल हो, 13 में से 6 गए 7, और यहाँ 3 में से कुछ नहीं घटे, 3 में से 1 हासिल दे दी थे, तो 27,500 हो गया आपके 3 महीनों का। कौन से? फरवरी मार्च अप्रैल। यही फरवरी मार्च अप्रैल तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये 32,000 में यही 27,500 घटा दो। तो देखो 0 में से 0 गए 0, फिर 1 2 और 0। अब यहाँ पे देख लो, हासिल ले लो 10, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 1 हासिल ले लो 11, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ बचा है 2, 2 में से कछु नहीं, मतलब 2 में से 2 गए खत्म, तो 4,500 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो क्या यह क्वेश्चन आसान था? थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन थोड़ा सा आसान था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मतलब थोड़ा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन टाइम टेकन तो है। तो बस ठीक है, बढ़िया ना, समझ में आ गई। तो अगला वाला क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल g की वैल्यू चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण का 6 गुना है, यानी कि चंद्रमा पर जितना गुरुत्वीय त्वरण लगता है उसका 6 गुना पृथ्वी पे लगता है, तो इसका क्या सही मतलब है? इसका यही मतलब है, देखो यहाँ पे जहाँ 6 गुना लिखा है वही पढ़ो, 6 गुना यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन पढ़ते हैं। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार, पृथ्वी पर जितना वस्तु का भार है चंद्रमा पर उसके भार की तुलना में 6 गुना अधिक होता है। चंद्रमा पर भार की तुलना में, चंद्रमा पर जितना भार है उसकी तुलना में 6 गुना अधिक कहाँ होता है? पृथ्वी पर होता है। शब्दों का खेला समझ पाए तो उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में ज़्यादा, पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर ज़्यादा नहीं होता, चंद्रमा पर कम होता है। इस वजह से दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही जवाब है। इसको शब्दों का खेला कहते हैं। अगर शब्द समझ पाओगे तो उत्तर दे पाओगे, नहीं समझ पाओगे तो नहीं समझ पाओगे। ठीक है, और वैसे भी ये बात है कि अगर जो साइंस पहले से पढ़ोगे वो ही बता सकता है इसमें 6 गुना का 2 गुना कैसे हो सकता है। ठीक है, तो और हाँ, एक बार क्या होता है, भार एक अलग चीज़ होती है और द्रव्यमान एक अलग चीज़ होती है। द्रव्यमान नहीं बदलती है, भार बदलता रहता है। द्रव्यमान नहीं बदलती है, भार बदलता रहता है। जैसे आप यहाँ पर धरती पर 60 किलोग्राम के हैं, हालांकि द्रव्यमान को किलोग्राम में तोला जाता है, लेकिन चूँकि आपका वज़न जो है वो एक प्रकार का भार है। वज़न देखो, आप जितने बड़े जितने लंबे चौड़े मोटे पतले हैं वो आप तो हैं, चंद्रमा पर भी उसी की वजन उसी आकार के उतना ही द्रव्यमान आपका रहेगा, लेकिन चंद्रमा पर आप
क्या है, गुरुत्वाकर्षण, वहाँ पे बल कम लगता है तो इसमें हल्का फुल्का महसूस करेंगे, आप आराम से काफ़ी ऊंचाई तक उछल सकेंगे। तो कितना 6 गुना कम है, उसका 1/6 है। पृथ्वी पर ज़्यादा है, चंद्रमा पर कम है, तो इसमें 6 से भाग कर दो तो क्या मिल जाएगा 10 किलो। 10 किलोग्राम भार जो होगा आपका, ये आपका चंद्रमा पर महसूस होगा। अगर आप पृथ्वी पर 60 किलोग्राम के हैं तो चंद्रमा पर आप 10 किलो के ही रह जाएंगे। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, आपका शरीर का आकार नहीं बदलेगा, लेकिन भार बदलेगा। जो भी व्यक्ति साइंस पढ़ता है वो भार और द्रव्यमान में अंतर जानता है कि द्रव्यमान एक अदिश राशि है, भार एक सदिश राशि है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे के पेपर को भी ऐसे ही सॉल्व करवाते रहेंगे और ऐसे ही ज्ञान की बातें बोलते रहेंगे, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।